नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फ़हम व ज़का से ऐसे मौज़ूआत पर जिनका राज ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात, वाक़यात, जज्बात, ताल्लुक़ात, इत्तलात वग़ैरह वग़ैरह ऐसी चीज़ों से। ये गोशे गयूर की ख़ास कोशिश हमेशा ये रहती है कि दिलों को जोड़ने का काम करे, गलतफहमियों को दूर करने का काम करे, इत्तला बहम पहुँचाने का काम करे, मालूमात दरकिनार करने का जो है काम करे, ऐसी इत्तलात पहुँचाए, ऐसी मालूमात आपको दें जिससे आवाम फ़ायदा उठा सके, उनकी जहन की धुंध छट सके, उनके दिलों में गलतफहमियाँ हो तो वह गलतफहमियों का इजाला हो सके वग़ैरह वग़ैरह। चुनांचे इसी मकसद के तहत हम हमारे स्टूडियो में हमेशा ऐसी शख्सियात को लेकर आते हैं जो अपने अपने मौजू पर, अपने अपने सब्जेक्ट पर एक तरह की अथॉरिटी होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी प्यारी हस्ती मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन नौकरी को त्याग कर, बेहतरीन नौकरी का बलिदान देकर, उसका इसार और कुर्बानी देकर जो है उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने कम्युनल हार्मनी जैसी संगलाग ज़मीन में काम करने को अपना जो है तरीक़ा बनाया और मुसलसल सन 2004 से कम्युनल हार्मनी की फील्ड में बेइंतहा काम कर रहे हैं। वो काम करने के लिए लेक्चर्स भी देते हैं, सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का नाम है कम्युनलिज्म, व्हाट इज़ फॉल्स, व्हाट इज़ ट्रू। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरी किताब है कम्युनल पॉलिटिक्स, फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स। तीसरी किताब है द सेकेंड असैसिनेशन ऑफ गांधी और चौथी किताब है टेररिज्म, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। तो देख रहे हैं आप कि ये कितने संजीदा हैं इस मौजू को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि यकीनन उन्होंने बहुत सारा काम किया होगा ऐसी फील्ड में जिसके अंदर बहुत काम करने वालों की बहुत ज़रूरत है, समाज को, माशरे को, सोसाइटी को। तो आइए खैर मकदम करते हैं जनाब राम पुनियानी साहब का, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ IIT बॉम्बे। राम पुनियानी साहब, आपका स्वागत है रूबी डीजी केबल के गोशे गयूर में। आदाब सर। बहुत शुक्रिया। जी जी। राम पुनियानी साहब, मैंने आपका तारुफ में तो कह दिया कि आप क्या करते हैं। अब आप अपने तारुफ में कहिए कि आप पहले क्या करते थे, क्या किया आपने, और फिर ये प्रोफेसरशिप आपने क्यों छोड़ी और क्यों जो है इस फील्ड में आए। जी वैसे तो मैं पेशे से, ट्रेनिंग से MD मेडिसिन हूँ जी। IIT में मैं हॉस्पिटल में काम करता था जी। वहाँ से काम करते मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो गया जी और वहाँ मैं प्रोफेसर हो गया जी। तो साथ ही साथ इन चीज़ों के साथ साथ मुझे लगता था कि समाज में कुछ एक सोच की लाना चाहिए और उसके लिए मैं कुछ मज़दूरों के आंदोलन से जुड़ा था जी। प्रगतिशील विचारों को सामने लाने की कोशिश कर रहा था उस दौरान भी अपने छोटे वक्त में जी। पर जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया जी, उसके बाद मेरे अंदर कुछ एक ऐसी भावना आई कि हमारे समाज में ये जो धर्म के नाम का पॉलिटिक्स है जी, ये बहुत संजीदा समस्या है और ये शायद हमारी लोकशाही को, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर सकती है जी। मेरी ऐसी समझ है कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है जी, तो समाज में कोई भी तरक्की नहीं हो सकती, सोशल चेंज नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट्स नहीं आ सकते हैं जी। तो जब मुझे लगा कि ये धर्म के नाम का पॉलिटिक्स हमारे लोकतंत्र को ही समाप्त करने पे आ गया है और उसने एक बहुत बड़ा ख़तरनाक कदम बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के रूप में उठाया। वैसे मैं जानता हूँ उसके पहले भी बहुत दंगे हुए थे, उसके बाद से भी दंगे लगातार शुरुआत हैं, पर उस मौके पर मुझे एक कुछ अजीब बात लगी और वो अजीब बात इसलिए लगी कि ये पहला मौका था जबकि एक इतने पुरानी मस्जिद को गिराया गया, एक पूरा समाज में वातावरण खड़ा किया गया जी। उस समय मैं बम्बई में रहता था जी। और बम्बई में मैंने महसूस किया कि लोग अचानक मुसलमानों के बारे में नफ़रत की बहुत बातें करने लग गए जी। साथ ही मेरी राजनीतिक समझ विकसित होने लग गई और मुझे लगा कि ये जो दंगे हैं, वायलेंस है, ये ऊपरी दिखने वाली बात है जी, इसके पीछे शायद कोई पॉलिटिक्स है जी। तो मैं ये समझने की तलाश में निकला कि केवल ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, केवल ये हिंदू क्रिश्चियन का झगड़ा है या इसके पीछे कोई और राजनीति है जी। तो जैसे जैसे मैंने इसका अध्ययन थोड़ा सा गहरा किया जी, मेरी समझ में ये आया कि ऊपर से ये माइनॉरिटीज़ को अटैक करता है जी, ऊपर से ये धर्म का मामला लगता है
ऊपर से हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन का मामला लगता है, पर आप अगर गहराई में जाकर देखो तो ये वास्तव में यहाँ की डेमोक्रेसी को समाप्त करके धर्म के नाम पे एक डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश है जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये तो बहुत खतरनाक मामला है जी। फिर मुझे लगा कि ये ऊपर से दिखता है दंगे, नीचे से होती है राजनीति जी। और ये दंगे की शुरुआत कैसे होती है जी? क्योंकि दंगों में तो केवल ज़्यादातर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं जी जी, और गुनाह करने वालों को सज़ा नहीं होती जी। तो मेरे इस पे सोच आया कि बेगुनाह लोग मारे क्यों जाते हैं जी? कि जो बाकी लोग हमलावर उन पे जब हमला करते हैं उनको पता है कि ये शख्स बेगुनाह है जी, फिर भी उसको मारा जाता है जी। तो वहाँ मेरे दिमाग में एक मैंने सोचा, समझा और पढ़ा जी कि ये एक इन माइनॉरिटीज़ के बारे में जिनको मारा जाता है उसके बारे में एक आम राय तय की जाती है जी। इसको मैं कहता हूँ अंग्रेजी में सोशल कॉमन सेंस, हिंदी में सामान्य सामाजिक सोच जी। ये सबके जहन में घुस जाती है जी कि ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग वैसे होते हैं, ये लोग वैसे होते हैं जी। पर आप जब जाकर देखें तो वो सच्चाई नहीं होती है जी। और ये बात मैंने केवल भारत में ही नहीं देखी, इंडिया के साथ साथ जी मैंने देखा पाकिस्तान में जी यही मामला वहाँ की माइनॉरिटीज के साथ है जी, है बांग्लादेश में ये मामला वहाँ के हिंदुओं के साथ है जी। भारत में ये मामला मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ है जी। तो मैंने सबसे पहला तो यह काम यही सोचा कि ये जो इन लोगों के बारे में गलत समझ समाज में प्रचलित है जी, उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए जी। तो बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे उस समय, आपको पता होगा हमारे बम्बई में कुछ बाबर के नाम पे गालियां ईजाद की गई जी। फिर वो मंदिर तोड़े गए, उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई जी। इस्लाम को तलवार से जोड़ा गया जी। फिर मुस्लिम समाज की गरीबी, अशिक्षा को उन पे ही एक आरोप लगाया गया जी। फिर वो बाद में क्रिश्चियंस का नंबर लगा जी कि भाई ये तो धर्मांतरण करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते जी। अब ये आरोप लगते समय मुझे मजे की चीज़ दिखती थी कि जो लोग क्रिश्चियंस पे इतने आरोप लगाते थे जी, उनके बेटे बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में जो भेजते थे वो जी, कितनी और कॉन्वेंट स्कूल में वो बिल्कुल ज़बरदस्ती से भेजते थे जी। और जो ये चीज़ों को मैं एक एक करते गया तो मैंने देखा कि वास्तव में जो हमारा इंडिया बना है जी, इंडिया ये तो सभी मजहबों के लोगों के मिलने से बना है। बहुत सही जी। हमारा जो इंडिया बना है ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद एक हमारे बीच में नफ़रत की भावना पैदा हुई जी। नहीं तो यहाँ जो हिंदू मुसलमान का योगदान था जी, हिंदू क्रिश्चियन का योगदान था उसकी तो कोई मिसाल नहीं है जी। क्योंकि मैं यहाँ तक मानता हूँ कि भारत की जो भी तहजीब है जी, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, भाषा, संगीत, आप एक एक एरिया को ले लीजिए, बहुत सही जी, आप इतने प्रभावित हो जाएंगे कि आप उसका बयान नहीं कर सकते। कितना सही जी हाँ। और मैंने जैसे एक आपको दो उदाहरण देता हूँ जी कि जैसे मुझे हिंदी में थोड़ी रुचि है जी हाँ जी, तो मैं हिंदी कविताएं पढ़ता था खूब, और स्कूल में मुझे भगवान कृष्ण के दोहे, कविताएं बड़े अच्छे लगते थे जी। अब उस समय तो स्कूल में वो पढ़ा, पास किया, भूल गया जी। 92-93 के दंगों के बाद मुझे याद आया, अरे भाई भगवान कृष्ण पे जो मैंने दोहे अच्छे अच्छे लिखे देखे थे, पढ़े थे जी, वो तो रहीम खाने खाना और रस खान के थे। बहुत सही, अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खान के बेटे थे और रस खान के थे जी, हाँ, जी। फिर मैं आज के इसमें देखा कि भाई एक तरफ ये है और दूसरी तरफ मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बहुत बेहद पसंद है जी जी। तो उसमें मैं जाकिर हुसैन का तबला सुनता था सच, और फिर मैं कैसेट्स लाता था बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के जी जी। बिस्मिल्लाह खान जी का मैं थोड़ा अध्ययन करने गया तो पता चला कि भाई वो तो हिंदुओं के पवित्र शहर गंगा नदी के किनारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठ के शहनाई की प्रैक्टिस करते हैं, ये बनारस में। तो मैंने फिर ये चीज़ों को जोड़ना चालू कर दिया जी, और ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी के चारों तरफ फैली हुई है जी। दिवाली कौन मनाता है, मुहर्रम में कौन हिस्सा लेता है, और वो होली में कौन मनाता है, ये जब मैं पढ़ते गया तो मुझे लगा कि हिंदू मुसलमान ये एक शरीर के दो भाग हैं जी जी। और इसको तोड़ने का काम किया अंग्रेज़ों ने, और वहाँ भी मुझे याद आया कि अंग्रेज़ों ने भी कब से तोड़ा, खास तौर से 1857 की लड़ाई के बाद जी जी। आपको मैं याद दिला दूँ जी, 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे उसकी चिंगारी डालते हैं जी, बहादुर शाह जफर उसका लीडरशिप करते हैं जी, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा जी, हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं जी हाँ। अंग्रेज उसके बाद ही ये पॉलिटिक्स लाते हैं, डिवाइड एंड रूल सच, और उसके बाद उन्होंने यहाँ कुछ किताबें जानबूझ के लिखवाई जी
इतिहास की, हिस्ट्री की, तारीख की किताबें लिखाई, उसमें उन्होंने राजाओं को ऐसे पेश किया कि जैसे भाई मुसलमान राजा हिंदुओं के दुश्मन थे, हिंदू राजा मुसलमानों के दुश्मन थे। अब ये इतनी सरल सी बात है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते गया, भारत के बड़े बड़े हिस्टोरियंस को मैंने पढ़ा, तो पता चला बात उल्टी थी कि अकबर का प्रशासन टोडरमल के बगैर चल नहीं सकता, अकबर की फौज मान सिंह के बगैर आगे नहीं जा सकती, और राणा प्रताप, जिसको ये हिंदू का बड़ा अभी प्रतीक मानते हैं, राणा प्रताप की फौज में हकीम खान सूर न हो तो उनकी फौज आगे नहीं चल सकती। सही, हमारे महाराष्ट्र में देखिए बहुत तकलीफ थी। अब खैर राजा अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जी हाँ। हमारे महाराष्ट्र में लगातार जो मुसलमानों के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स पैदा किए गए, वो पैदा किए गए शिवाजी महाराज के नाम पे। वो शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई को लेकर उन्होंने किया। अब ये शिवाजी महाराज का मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला कि शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे, जिन्होंने इनको कहा था कि आप बागनाखा लेके जाओ, आयरन क्लॉज लेके जाओ, उनका नाम था रुस्तम जामन। और इधर जब वो अफजल खान को उन्होंने मारा तो अफजल खान के जो सेक्रेटरी, उन्होंने तलवार निकाल के शिवाजी को मारी, उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। तो ये मैं जब खालिस महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, तो जब मैं ये पढ़ते गया जनाब, ये मैं जब पढ़ते गया तो मैंने इसको छोटा छोटा लिखना चालू कर दिया। एक स्टूडेंट के रूप में, मैं तो था मेडिसिन के बैकग्राउंड का, थोड़ा सोशल वर्क करता था, तो मैंने इसको एक लिपिबद्ध करने लग गया। और मैंने कहा ये खुद पढ़ के क्या फायदा, जब तक मैं इसको समाज तक न ले जाऊं तब तक उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो शुरू में मैं अपने IIT के दोस्तों के साथ बात करता था, परिवार में बात करता था, और बाद में मैं इसको समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, बस्ती में, सोशल वर्कर्स में, हर जगह उसको ले जाता गया। तो दो काम मैंने किए, एक तो लोगों से कम्युनिकेशन, सच्चाई बताने की कोशिश, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई कौन सी बात ज्यादा असरदार करती है। तो मैंने देखा जो चीजें ज्यादा असरदार करती हैं उनको मैं किताब के रूप में ढाल दिया। तो आपने जो मेरी किताब की बात की है, कम्युनलिज्म फॉल्स एंड ट्रू, ये किताब आज करीब 8 भाषाओं में आ चुकी है। ये कम्युनलिज्म फॉल्स एंड ट्रू, अच्छा जी जनाब। तो ये 8 लैंग्वेजेस में आ चुकी है। अच्छा, कौन सी 8 ज़बानें? इसमें मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, फिर मलयालम, फिर कन्नड़ा, अच्छा, फिर इधर आपकी असमीज, अच्छा, और बंगाली, अच्छा, और गुजराती और मराठी और हिंदी में मिला के इसकी 1 लाख से ऊपर कॉपीज बिक चुकी हैं। अच्छा, जी। तो हम कोशिश, हमारी तेलुगु में भी लिखवाइए इसको। तेलुगु में आपको वही बताना चाहता हूँ कि तेलुगु में अभी 2 महीने पहले मैं आया था, तो एक दोस्त से बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा ये समर वैकेशन में इसको ट्रांसलेट करवाएंगे, तो फिर हम इसका तर्जुमा हो गया। हाँ, कुछ होता हो तो ठीक है, वरना मैं हमारे एक दूसरे दोस्त से भी कहूंगा कि वो आपसे कांटेक्ट में आए और देखें कि वो अपनी सर्विसेज अगर ऑफर कर सकते हो, क्योंकि वो विजयवाड़े में रहते हैं और उन्होंने काम किया है ऐसा कुछ, तो जरूर। बहुत शुक्रिया। तो ये एक सिलसिला चालू हो गया जी। दूसरा मैंने क्या देखा कि समाज में उस समय छोटी छोटी चीज़ों पे कुछ अटैक्स होते थे जी। जैसे हमारे मुंबई के पास एक पहले तो उस समय उसी दौर में क्रिश्चियन स्कूल्स पे कुछ अटैक चालू हुए जी, खास तौर से गांव में जी, नासिक में, उल्लासनगर में, हमारे बम्बई में जी। तो मैंने कहा कि भाई ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक रोज के अखबार तो ये खबर लाने वाले नहीं है जी। तो हम लोग कुछ टीम बना के जाके उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना जी, उसकी रिपोर्ट बनाना जी, और वो रिपोर्ट को फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से समाज तक ले जाना, ये हमने फिर दूसरा एक सिलसिला उसके साथ जोड़ दिया जी। इसका उद्देश्य ये था क्योंकि लोग क्या करते हैं कि खबर को जिस तरह से पेश करना चाहिए जी पेश होती नहीं है जी। और ऊपर की बात भाई वहाँ वो कुछ ईसाई मिशनरियों ने कन्वर्शन कर दिया जी, और वो उसने ये कर दिया, उतने तक रह जाता है जी, और उसी के आधार पे उनको मारा पीटा गया, क्यों मारा पीटा गया, उसके असली कारण। तो ये हमने फिर एक सिलसिला जारी किया जी कि अगर कहीं कम्युनल वायलेंस हो जी तो उसकी जांच की जाए जी, कहीं किसी माइनॉरिटीज़ पे अटैक किया जाए उसकी जांच की जाए जी। शुरू में तो मेरे पास वक्त रहता था तो दलितों के भी जो इश्यू थे जी, उस पर भी मैं थोड़ा इस पे तवज्जो देता था जी, और जहाँ दलितों के इश्यूज पे भी मैं जाके कमेटी हम बनाते थे जी।
पर फिर हुआ ऐसे कि मैं जैसे जैसा ज़्यादा इसमें उलझता गया कहिए कि वो तो हर एक समस्या इतनी बड़ी समस्या है इसमें, फिर मेरा इसके साथ चालू हो गया कि मेरा एक अंदर से एक गोल हो गया, मैंने अपने आप के लिए गोल बना लिया कि हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े एकेडमिक हैं, बहुत महान लेखक हैं, उनकी किताबें लाइब्रेरी में हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, उसको आम जनता तक कैसे ले जाए। तो ये मैंने अपने खुद के लिए एक चैलेंज रखा हुआ है कि भाई वो चीज़ जो रोमिला थॉपर कहती हैं, बिपिन चंद्र कहते हैं, हरबंस मुखिया कहते हैं, वो एक आम आदमी तक जाए। तो वो मेरा एक पहला उद्देश्य था कि चीज़ को आप डिस्टॉर्ट मत कीजिए, उसका मीनिंग वही रखिए, उसका अर्थ मत बदलिए, पर उसको एक सरल से सरल ऐसी जबान में कि जो लोग समझ सके उसमें लिखो, और ऐसे तरीके से कहो कि लोग उसको स्वीकार करके अपना मन बदलें। क्योंकि देखिए, आप कितना भी कहें, आपका उद्देश्य तो होना चाहिए कि लोगों का मन बदलना है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। सच है। तो ये मेरा दूसरा काम चालू हो गया, जहाँ फिर हमने कैंपेन चालू की। कैंपेन में अलग अलग ट्राइब्यूनल्स, जांच समितियाँ ये बनी। और तीसरा, फिर जब कोई ऐसा अत्याचार का काम होता था तो हमारा हमने उस समय एक ग्रुप बनाया मतलब ग्रुप पहले से बना हुआ था। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर को तो सभी वाकिफ है, उनके वो यहाँ आ चुके, वो भी आ चुके स्टूडियो में। तो उन्होंने पहले एक ग्रुप बनाया हुआ था 1987 में। तो वो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया 1993 में। जैसे मैं आया मैंने वही ग्रुप ज्वाइन किया। तो एकता के नाम से हम शहर के ट्रेड यूनियन, मजदूर, स्टूडेंट्स, उनको लाकर हम उस समय तो बम्बई में थोड़ी आज़ादी थी, हम लोग फ्लोरा फाउंटेन पे जाके दिन भर बैठ के अनशन करना, धरना देना। तो ये सब मेरा काम उसके दौरान चलते रहा। पर मैं हर समय एक चीज़ रियलाइज़ करता गया, ज़्यादा महसूस करता गया कि लोगों के मन में ये नफ़रत और गलत समझ, नफ़रत एक बात है पर गलत समझ के आधार पे जो नफ़रत फैली हुई है वो बहुत गहरी है। और इस पे आप जितना भी काम करें कम है। मेरा विश्वास कीजिए कि मेरे अभी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त इसी में जाता है कि मैं लोगों तक जाऊं और उनके सवाल उनसे पूछूं कि आप क्या शिकायत है, शिकायत क्या है। चाहिए बताइए कि आप सोचते क्या है कि मुसलमान क्या होता है, मुसलमान राजा क्या होता है, क्रिश्चियन क्या होता है, बताइए। और वो जैसा कहते हैं उसी को मैं एक अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे वो कहेंगे भाई कि वे मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, और फिर मैं उनको बताऊंगा कि भाई मंदिर भी तोड़े गए, मस्जिदें भी तोड़ी गई, चर्च भी तोड़े गए, ये पूरे हवाले से डिटेल डॉक्यूमेंटेशन यकीनन होगा। फिर मैं वो सिद्ध करूंगा कि देखिए भाई मंदिर तोड़े गए और ये तोड़े गए क्योंकि एक तो इन जगहों पे संपत्ति के भंडार होते थे। राजा लोग कोई मजहब के लिए राज्य तो करते नहीं थे। कोई भी राजा हो, कोई भी राजा का प्राथमिक उद्देश्य संपत्ति के भंडार यानी ट्रेजर ट्रोव्स रहते थे कि बड़े बड़े खजाने हैं कि बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा पैसा जो है वहां पर हुआ करता था। ये भी एक अट्रैक्शन हुआ करता था, बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। और दूसरा ऐसा था जब दो राजा लड़ते थे वो कोई मजहब के लिए नहीं लड़ते थे, वो लड़ते थे पावर के लिए। तो जीतने वाले राजा को हारने वाले राजा का अपमान करना था। तो उसका वही एक जरिया है कि मैं आपके मंदिर को तोड़ रहा हूँ या आपकी मस्जिद को तोड़ रहा हूँ। तो ये दो चीजें जब लोगों के पास आप बताओ। अब सर, इस सिलसिले की एक बात मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल हाल में जो ट्रैवनकोर रियासत के जो है कुछ मंदिरों के कुछ डोर्स खुलने की बात हुई थी, ऐसा हुआ था। तो उस राज परिवार की एक प्रिंसेस अभी भी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि 1830s में जो है ये हुआ था, 1830s में ये हुआ था कि बहुत सारे नेबरिंग किंगडम्स को कॉन्कर करके वो वर्मन फैमिली ने जो है जब वो कर लिया तो उनके सारे ट्रेजर्स इनके पास आ गए। तो मतलब ये कि आप जो बात कह रहे हैं वो मुसलमानों ने भी की होगी, गैर मुस्लिमों ने भी की होगी, और यही तरीका होता था। बहुत सही कहा आपने। तो वो जैसे सोमनाथ के मंदिर के बारे में इतना कहते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में 151 करोड़ की संपत्ति थी। और पुराने भारत में तो एक बहुत बेहतरीन लेख आया था फ्रंट लाइन में, अच्छा, रिचर्ड ईटन साहब का। वो पढ़ के मेरी भी आंखें खुल गई। और उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत में भी मंदिर तोड़े जाते थे। अब इस्लाम तो 7वीं शताब्दी से आया,
सच है। तो पहले मंदिर किसने तोड़े जी? तो बताते हैं कि जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे जी, तो जीतने वाला राजा जी हारने वाले राजा के मंदिर को तोड़कर खुद का मंदिर वहां बनाता था जी। तो ये इस पे हो गई बात जी। फिर लोग जनरली पूछते हैं कि भाई देखिए, इस्लाम तो तलवार की नोक पर फैला जी जी। तो मैं उनको फिर एक तो ये हवाला देता हूँ कि कोई भी राजा मजहब फैलाने के लिए नहीं आता जी। न क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों के कारण आई जी, न इस्लाम मुसलमान राजाओं के कारण आया जी। यहाँ जो हमारा इस्लाम फैला जी, वो यहाँ के सूफी संतों के प्रभाव से फैला जी। और वो भी क्यों फैला जी? क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था के कारण, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण जी, गरीब लोगों को मंदिर में आप जाने नहीं देते जी। तो जी, कहीं तो जाएगा जी। और वो सूफी संत से प्यारा व्यक्ति कौन हो सकता है जो सबको गले लगाता है, मजहब की सीमाओं को तोड़ देता है जी। तो वो जो सूफी संतों में बात देखी मैंने, वही बात मैंने भक्ति संतों में भी देखी जी हाँ जी हाँ। कबीर, संत कबीर का जो आप कह रहे हैं, तो संत कबीर की इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं कि उनको हिंदू भी मानते थे जी हाँ, मुसलमान भी मानते थे। तो ये जब चीजें मैं थोड़ी तारीख की पढ़ने लग गया, मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जी, और मैंने कहा लोगों तक ये बातें तो पहुंचाना चाहिए जी जी। इसके बाद फिर तीसरी चीज ऐसी आई जी, एक्टिविटी जो जुड़ने के पहले जी, कि फिर मैंने थोड़ा सा अपने फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी के आंदोलन को देखा जी जी। क्या ये हिंदुओं का आंदोलन था जी? क्या ये मुसलमानों का आंदोलन था जी? तो पता चला कि भाई आप जब से शुरुआत से देखो जी, तो शुरुआत से इसमें मुसलमान भी जुड़े थे जी, हिंदू भी जुड़े थे जी, क्रिश्चियन भी जुड़े थे, पारसी भी जुड़े थे, सभी लोग उसमें, सिख भी जुड़े थे। अच्छा। कोई एक जमात ऐसी नहीं थी जो आज़ादी के आंदोलन से न जुड़ी हो जी। और इसीलिए जब 1885 में कांग्रेस बनी जी, तो उसके बाद यहाँ के राजा नवाब जी, जमींदार जागीरदार जी, ये हिंदू मुसलमान दोनों साथ में आए जी। और उनको अच्छा नहीं लगा जी कि भाई ये यहाँ का जो पहले का पुराना जो हमारा गुलाम जमीन पे काम करता है जी, वो अभी आज़ाद हो रहा है जी। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक नया कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वो यहाँ का बड़ा पावरफुल व्यक्ति बन रहा है जी। तो उन लोगों ने यहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स की फाउंडेशन डाली जी जी। उनको जी, कोई अपने मजहब से लेना देना नहीं था। इतना बात आपको याद दिला दूं कि यहाँ जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बनाने वाले थे जी, शुरू में जी जी, शुरू में दोनों वो नवाबों से और राजाओं से आए थे जी, साथ में थे जी जी, दोनों साथ में थे। 1888 में उन्होंने बनाया यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन जी। अब अंग्रेजों ने अपनी चाल चली जी। उनको 1862 में इंग्लैंड से यहाँ निर्देश आया वाइसराय को जी कि आप वही पॉलिसी फॉलो कीजिए जी जो एक कोई एम्पायर फॉलो करता है, यानी डिवाइड एट एम्परा, फूट डालो और राज करो। तो 1906 में आपको मजेदार वाकया बताता हूँ मुस्लिम लीग के बनने का, मैं किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा। 1906 में वाइसराय साहब ने ढाका के नवाब को एक इशारा किया जी जी कि अगर आप आएंगे जी तो मैं आपके डेलीगेशन को मिलूंगा जी। अच्छा। तो ढाका के नवाब ने बाकी नवाबों को कहा जी कि भाई हम तो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं जी, और हम जाके वाइसराय को मिलेंगे जी। जिस दिन वो वाइसराय को मिले जी, वाइसराय साहब ने तुरंत कहा आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। अच्छा। अब मैं लोगों से पूछता हूँ जी, लोगों का नुमाइंदा कौन होता है? नवाब और राजा तो भाई ऊपर वालों के अपॉइंटमेंट वाले हैं, वो लोगों के नुमाइंदे कैसे हो गए? तो फिर इधर से हिंदू महासभा भी बनना चालू हो गई थी, हिंदुत्व के एलिमेंट्स भी आना चालू हो गए थे जी। तो शुरू में तो ये राजा नवाबों से आई जी, बाद में फिर कुछ मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, इन्होंने उसके लिए आइडियोलॉजी बना दी जी। तो जो आइडियोलॉजी हिंदुत्व की बनी जी, सावरकर ने उसको शेप दिया 1923 में जी। इस पे भी इम्पैक्ट था कुछ यूरोपियन नेशनलिस्ट का जी। और बाद में तो खैर यहाँ जो कम्युनलिज्म आया वो सीधा सीधा जर्मनी के फाशिज्म से और इटाली के इससे प्रेरित था जी जी। तो उनका कोई यहाँ, और मैं सबसे मुझे खराब क्या लगा जी, और मुझे एक अंदर रोशनी की किरण लगी जो मैंने कहा लोग क्यों नहीं समझ रहे कि आज जो भी मजहब के नाम पे सियासत कर रहे जी, इस देश को बनाने में उनका कोई रोल नहीं है। कितनी सही बात है, कितनी सही बात है, बिल्कुल। आप आज़ादी के आंदोलन को देख लीजिए जी, एक तरफ आप भगत सिंह को देखेंगे जी, जिसको हम भुला रहे हैं, पता नहीं, ये मुझे बहुत तकलीफ होती है जी। 23 साल 8 महीने का नौजवान जी जी, सभी धर्मों की बात करता है जी, सभी लोगों की बात करता है जी,
फांसी के फंदे को चूम लेता है। जी जी जी। दूसरी तरफ पूरा आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्मों के लोग शिरकत करते हैं, जेल में जाते हैं। जी। और याद रखिए गयूर साहब कि यहाँ जो भी मुस्लिम लीग के नाम पे जिन्होंने पॉलिटिक्स किया, जी, हिंदू महासभा आरएसएस के नाम पे पॉलिटिक्स किया, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बाद में कोई विद्रोह नहीं किया, कभी जेल में नहीं गए। जी। एक दो सैंपल मिल जाते हैं एज ए एक्सेप्शन, जैसे आप कहते हैं ना, देयर इज ए एक्सेप्शन टू एवरी रूल, जी, वैसा दिख जाएगा। बाकी ये उनका एजेंडा में नहीं था। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं राम पुनियानी साहब, बड़ी मालूमाती बातें बताई आपने, बहुत सारी जहन की ग्रहें खोल रहे हैं आप। मैं दुआ करता हूं कि लोग आपके प्रोग्राम को समझ कर देखें, गौर से देखें। वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, तो एक ब्रेक लेकर अभी आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं राम पुनियानी साहब से और जो है मालूमाती गुफ्तगू करने के लिए।